यूपी के कन्नौज जिले में इत्र कारोबारी के घर बदमाशों की दबिश देखी गई है। बदमाश जो कि हथियारों से लैस थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 1 दर्जन बदमाश इत्र कारोबारी के घर पहुंचे। बदमाशों ने धावा बोलते हुए घर से लाखों रुपए कैश और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। इस वारदात के सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बदमाश कितने आराम से लूट को अंजाम दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि देर रात परिवार के सभी सदस्य खाना पीना खाकर सोने चले गए थे, जिसके बाद करीब 10 से 12 बदमाशों ने दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर घुस गए। परिवार के सभी लोगों को असला दिखाकर एक कमरे में बंधक बना लिया और फिर डकैती को अंजाम दिया। हम लोगों को सबको किडनैप करके कमरे में लॉक कर दिया। एक बदमाश हथियार लेके हम लोगों को रखाया रहा, बोलता रहा कि अगर आपने आवाज़ लगाई या शोर मचाया तो सबको हम गोली मार देंगे, हमें चाबियां दे दो और हम जो अपना काम कर रहे हैं हमको करने दो, हमारे काम में डिस्टर्ब मत करना, अगर किया तो हम मार देंगे। और ये लोग अपने जो है अलमारियाँ तोड़ते रहे, सामान निकालते रहे। पुलिस आई राती में और पुलिस हमको ये कह गई कि इसमें अभी हाथ मत लगाना, छूना नहीं, कोई सामान इधर उधर मत करना। और इस वजह से अभी हमने कुछ देखा नहीं, और ये सामान जब हम व्यवस्थित करेंगे तब हम सारी चीज़ बता देंगे। फिलहाल मेरी पत्नी जितने जेवर पहने वो उतरवा लिए, अलमारियों में जो जेवर रखे थे वो भी ले गए सब तोड़ ताड़ के, जो रुपए पैसे रखे थे वो भी सब ले गए। फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल है कि इत्र कारोबारी के घर से कितने रुपए की डकैती पड़ी है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें कोई भी सामान छूने से मना कर दिया है। तो दूसरी ओर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सहित साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाहर सीसीटीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भाग लिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। पीएम ने इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय की 3 इमारतों, टेक्निकल बिल्डिंग, कंप्यूटर सेंटर और एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखी और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धि का सच्चा प्रतीक होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि एक मूवमेंट रही है। तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गति दी थी। अब इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और एम्स जैसी संस्थाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने समारोह में मौजूद शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया। 25 साल बाद जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना के 125 वर्ष मनाएगी। तब लक्ष्य था भारत की स्वतंत्रता। अब हमारा लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। पीएम मोदी दिल्ली मेट्रो की सवारी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान पीएम मेट्रो का टोकन भी वेरीफाई कराते हुए नजर आए। साथ ही मेट्रो की यात्रा के दौरान वो अन्य लोगों के साथ चर्चा करते हुए भी नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून को दिल्ली के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा की थी, जिसकी एक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल निकली है। दिल्ली के हौस खास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर्शन करने की एक तस्वीर वायरल की जा रही है और इसी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद भी खड़ा हो गया है। दरअसल 20 जून को अपने 65वें जन्मदिन और जगन्नाथ रथ यात्रा 2023 के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू हौस खास के जगन्नाथ मंदिर गई थी।
वहां पूजा करते हुए उनकी तस्वीर राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी जारी की गई थी। ट्विटर पर उन्होंने रथ यात्रा की शुरुआत होने पर बधाई भी दी थी। इस तस्वीर में दिख रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़े खड़ी हैं और अंदर पुजारी पूजा कर रहा है। गर्भगृह के घेरे के बाहर से ही पूजा करने की उनकी तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने के कारण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान की भी तस्वीर ट्वीट की जा रही है, जिसमें दोनों अलग अलग समय पर मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते दिख रहे हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान जब गर्भगृह में जाकर पूजा कर सकते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं। इस पूरे मामले पर दिल्ली के हौस खास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के पूजक सनातन पाड़ी ने तस्वीरों को लेकर विवाद की निंदा की है और कहा कि लोगों को सबसे पहले सोचना चाहिए कि मंदिर में पूजा करने का भी प्रोटोकॉल होता है। उन्होंने कहा कि मंदिर में सभी हिंदू जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना हो। सनातन पाड़ी ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने को लेकर कहा कि मंदिर के गर्भगृह में वही पूजा कर सकते हैं जिसको हम महाराजा के रूप में आमंत्रित करते हैं, जिसके बाद वो अंदर आकर भगवान के सामने प्रार्थना और पूजा करके फिर झाड़ू लगाकर वापस जाएंगे। राष्ट्रपति जी व्यक्तिगत तौर पर भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर आई थी, तो वो कैसे अंदर जाएंगी, इसलिए वो अंदर नहीं आई। वायरल हो रही फोटो पर राष्ट्रपति के प्रवक्ता सूरज कुमार महतो ने बताया कि हौस खास के मंदिर में राष्ट्रपति के साथ भेदभाव की बात सही नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रपति हमेशा दूर से ही भगवान की पूजा करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून को प्रयागराज पहुंच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माफिया के कब्जे से मुक्त भूमि पर दुर्बल आय वर्ग हेतु निर्मित 76 आवासों का चाबी वितरण के साथ 76 करोड़ की 226 विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इस मौके पर सीएम योगी ने भयमुक्त यूपी को संदेश भी दिया। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। लूकरगंज में लगभग 1731 वर्ग मीटर जमीन माफिया अतीक अहमद के कब्जे में थी। शिकायत होने पर जांच पूरी हुई तो सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया और जमीन को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया। इसके बाद निर्णय लिया गया कि जमीन पर गरीबों का घर बनेगा। साल 2021 में मुख्यमंत्री खुद गरीबों के घर की आधारशिला रखने आए और तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराया गया और अब इस जमीन पर 4-4 मंजिल के 2 ब्लॉक बनाकर तैयार है, जिसमें 76 फ्लैट बनाए गए हैं। इसके लिए लॉटरी निकाली जा चुकी है। संपन्न हो रहा है, इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि-कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। तो वहीं आज इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से चाबी सौंपी तो सभी के चेहरे खिल उठे। इस हाउसिंग स्कीम के निर्माण में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2 कमरे के फ्लैट की लागत 7 लाख आई है। लाभार्थी को मात्र 3 लाख रुपए आसान किश्तों में देने हैं। शेष धनराशि भारत सरकार और पीडीए 1.5 लाख तो प्रदेश सरकार ने 1 लाख रुपए का अनुदान किया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को एक और झटका लग सकता है। दरअसल युवा सेना के कार्यकारी सदस्य और आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी सहयोगी राहुल कनाल उनका साथ छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे में जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल 1 जुलाई को शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। आदित्य ठाकरे के लिए भी ये बड़ा झटका है क्योंकि वो 1 जुलाई को मुंबई में ही बीएमसी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे।
तो उधर देवेंद्र फडणवीस के शरद पवार को लेकर दिए गए बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साधा है और कहा कि इनकी ये सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी। देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे कोणताही नवीन मुद्दा नाही। त्यांचं हे सरकार जे आता चालवत आहे ते आउटघटकेचं सरकार। सुप्रीम कोर्टाने दिलेली जी मुदत आहे निर्णय घ्यायची त्यातला अर्धा काळ निघून गेला। 100% त्यांचं सरकार पडतं। त्याच्यामुळे कदाचित ते झोपेत बडबडत असतील किंवा जागेपणी बडबडत असतील, त्याकडे फार लक्ष देऊ नका। शरद पवारांनी जर काही एखादी गोष्ट केली आहे, शरद पवारांनी केली आहे, ठीक आहे ना, त्यात एवढं नवीन काय आहे? काय केलंय पवार साहेबांनी? आमच्याशी बोलत होते आणि मग बघा तुम्ही प्रयोग केला, तुमचा प्रयोग फसला, ही एका ओळीची गोष्ट आहे। तुम्ही एक प्रयोग केला, तो प्रयोग पूर्ण फसला, तुमच्या अंगलट आला आणि लोकांनी तुमच्याकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही। फडणवीस कह रहे हैं शरद पवार ने डबल गेम की बात छोड़ दी, सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए और माननीय पवार साहब ने उस सरकार को पूरी तरह से समर्थन दिया, ये सच है। अब आपने सुबह कौन सा शपथ लेने को कहा, क्या किया, वो आपकी बात है। आपका जो प्रयोग था वो पूरी तरह से फेल हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र में हुए शपथ कांड का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने अजीत पवार के साथ राजभवन में सुबह करीब 6 बजे शपथ ली थी। इंटरव्यू में फडणवीस ने दावा किया कि एनसीपी चीफ शरद पवार इस गठबंधन के लिए तैयार हुए थे, जिसके बाद सरकार बनाने की तैयारी हुई, लेकिन वक्त आने पर पवार पीछे हट गए और उन्होंने डबल गेम खेला। बता दें कि महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नए गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू हुई। जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बातचीत चल रही थी, तभी अचानक एक तस्वीर सामने आई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद और एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेते दिख रहे थे। इस तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। हालांकि शरद पवार के एक इशारे पर पूरा खेल पलट गया और ये गठबंधन करीब 80 घंटों के बाद धड़ाम हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस ने इसी का जिक्र अपने इंटरव्यू में किया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.